मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर पांडे पूर्वांचल। आज फिर बात करने जा रहा हूँ। एक बहुत दुखद खबर है, बहुत पीड़ादायी खबर है, बहुत ही दुख लगा है मुझको सुन के। लेकिन पहले ही ये घटना घट चुकी है। तमिलनाडु के राज्यपाल ने जो एनएसए लगाया जाता है तो सरकार भेजती है परमिशन के लिए राज्यपाल से। चूँकि कुछ लोग कह रहे हैं कि राज्यपाल को दोषी मान रहे हैं कि राज्यपाल ने एनएसए का परमिशन दे दिया, लेकिन यह सरासर झूठ है। इसलिए कि कोई भी राज्यपाल अगर जो किसी भी प्रदेश की सिक्योरिटी ग्रुप होता है, एडवाइजरी कमेटी होती है, सलाहकार समिति जिसको कहते हैं, वह सलाहकार समिति अगर किसी बात को राज्यपाल के पास भेजती है तो सिर्फ 1 महीने तक रोकने का आदेश राज्यपाल के पास होता है। 1 महीने के बाद या तो बहुत कुछ कर सकते हैं तो राज्यपाल पुनः वापस कर सकते हैं, लेकिन पुनः दोबारा अगर भेजती है तो राज्यपाल को मानना मजबूरी है। यह हमारा संवैधानिक व्यवस्था है। इस चीज़ को कोई नहीं बता रहा है, इसलिए छुपा ले रहे हैं। तो राज्यपाल की उसमें गलती नहीं है, वह मजबूरी है राज्यपाल को उसको मंजूर करना। इसलिए मनीष कश्यप लगभग 1 महीना बीत गया है। 11 महीना मनीष कश्यप भाई को अब जेल में रहना ही पड़ेगा। इसलिए कि जब राज्यपाल की संस्तुति मिल जाती है तो एक तरह से प्रदेश सरकार को यह आदेश हो जाता है कि वह कोर्ट में भी वह जस्टिफाई मान लिया जाता है। सरकार उस हाई कोर्ट उस मुकदमे को ज़्यादा लंबा दिनों तक नहीं चलाती है। कोर्ट भी उसको स्वीकार कर लेता है। एक तरह से लगभग उनको कोर्ट और सारी जो सुविधाएं, कानूनी सुविधाएं मिलती हैं, वह प्राप्त नहीं होती हैं। इस कानून में इस तरह का प्रावधान बना हुआ है, इस तरह का नियम बना हुआ है। अब लगभग 11 महीने तक मनीष कश्यप को जेल में रहना ही पड़ेगा। यह मजबूरी है, इसलिए कि उनको हाई कोर्ट से भी राहत मिलने की उम्मीद अब नहीं लग रही है। हो सकता है अब आने वाले समय पता चलेगा। अगर सबूत बहुत अच्छा पेश किया जा सकता है तो हो सकता है हाई कोर्ट कुछ राहत दे दे, लेकिन वह भी 3, 4, 5 महीने 6 महीने के बाद ही यह संभावना बनती है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इस तरह हुआ क्या कि सबसे पहले हाई कोर्ट तमिलनाडु सरकार का जो सुरक्षा समिति, सलाहकार समिति जिसको कहते हैं, उसने मदुरई के डीएम से यह मांगा कि आप बताइए कि इसमें क्या क्या सबूत आपके पास हैं। सबूतों के आधार पर मनीष भाई को डीएम ने कहा कि नहीं, मेरे पास पर्याप्त सबूत है, और जिले की जो कमेटी रिपोर्ट पेश की समिति को, सुरक्षा समिति को, वही सुरक्षा समिति एक फाइल बनाई और उसी फाइल के आधार पर वह राज्यपाल के पास ले गई और उस पर राज्यपाल का सिग्नेचर हो गया है। यह दुखद खबर है, पीड़ा है, चारों तरफ से बांध लिया गया है मनीष भाई को। लेकिन यह ऐसा हुआ कैसे, क्यों आया, यह कोई इस पर डिस्कस या इस तरह का विमर्श, इस तरह का चर्चा, इस तरह की बातें कोई आपको नहीं बताएगा, कोई इस पर चर्चा नहीं करेगा। अभी आपने सुना कि आरजेडी में तमिलनाडु के डीजीपी चुनाव लड़ने के लिए, एमपी का चुनाव लड़ने के लिए शामिल हुए, उनको टिकट मिलेगा। तमिलनाडु के डीजीपी आके बिहार से चुनाव लड़ेंगे, क्या मतलब हो सकता है इसका? कहाँ से रिश्ता है? कब बात हो गई? कब इनसे समझौता हो गया? बिहार में बहुत सारे आईएएस आईपीएस हैं, कोई आके इस तत्काल समय में आरजेडी में शामिल होके उसको एमपी का टिकट मिले, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं आया, एक समूह तो नहीं आया। लेकिन उसी प्रदेश के डीजीपी, जो डीजीपी थे जिस समय मनीष भाई वाला कांड, इन मजदूरों वाला कांड सब कुछ चल रहा था, उस समय डीजीपी कौन था? डीजीपी पुलिस महकमे का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है।
उस समय वर्तमान में जो आरजेडी में शामिल हुए हैं डीजीपी साहब, यही डीजीपी थे। कब यह समझौता हुआ, कब यह बातें हुई? मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं, कब से यह चल रहा था? इसकी जांच तो होनी चाहिए भाई। बिहार सरकार से मैं निवेदन कर रहा हूं, जांच कराइए कि कब आरजेडी से समझौता हुआ, कब बातें हुई, कब वो पद पे थे या नहीं, कब रिटायर हुए। जरा जनता के बीच में यह तो आप बता दीजिए। तेजस्वी जी यह बताइए कि यह डीजीपी साहब कब रिटायर हुए, कब तक वहां ड्यूटी पे थे, आरजेडी से संबंध कब हुआ, कब मुलाकात हुई, कब बातचीत हुई। असली रहस्य यहाँ है, जो बार बार बिहार की जनता यह सवाल उठा रही है कि आखिर तमिलनाडु में यह सारा कोई प्लांट कर सकता है। सिर्फ वीडियो ही न डाले हैं, लेकिन जो ये वीडियो बना, सब कुछ किया, इसमें जो तमाम बिहार की सरकार कही कि एक नेता का नाम है, फला का नाम है, फला का नाम है, उस नेता का नाम क्यों नहीं आया? कभी सुने हैं किसी दूसरे को? सारी मीडिया ने भी छापा, नीतीश कुमार जी ने भी अपने ट्विटर से लिखा, पप्पू यादव ने लिखा, सबने लिखा, सारी पत्रिकाएं लिखी। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में जो मनीष भाई के वकील थे वह भी रखे कि भैया इन पत्रिकाओं को लिखा गया सिर्फ मनीष कश्यप के ऊपर, इस एनएसए क्यों लगाया गया, क्यों बाकी मीडिया हाउसेस को क्यों छोड़ दिया गया, सिर्फ मनीष कश्यप से ही इतना दुश्मनी क्यों? यह रिश्ता वही है तमिलनाडु के डीजीपी और तेजस्वी यादव। उसी समय समझौता होता है उस डीजीपी में, ठीक है हम आपका यह काम करेंगे, लेकिन हमको बिहार लोकसभा का चुनाव का टिकट चाहिए। मैं चैलेंज देकर कर रहा हूं, ठीक है मेरे ऊपर जांच करा ले, फांसी करा ले, जो कुछ भी हो, लेकिन कब यह रिश्ता क्या कहलाता है? क्यों मध्य प्रदेश के डीजीपी नहीं आए, छत्तीसगढ़ के डीजीपी नहीं आए, राजस्थान के डीजीपी नहीं आए, बाकी जगह के डीजीपी नहीं आए चुनाव लड़ने के लिए? बिहार, तमिलनाडु में यह सारी घटना होती है, सब कुछ स्क्रिप्ट लिखा जाता है, तमिलनाडु में ही यह काम होती है। कर्नाटक में भी हो सकता था, कर्नाटक का भी एक वीडियो आया था, लेकिन वो हाईलाइट नहीं हुआ, क्योंकि मनीष भाई की आदत थी कि कोई भी मामला होता था बहुत जल्दी उठा लेते थे, बहुत जल्दी उसको वायरल करना चाहते थे। चूंकि बिहार से प्रेम था, बिहार के गरीबों से प्रेम था, बिहार की समस्या हमेशा उठाते थे। वहाँ से यह सारा एक प्लान करके बहुत सुनियोजित ढंग से किस तरह से मनीष कश्यप को फंसाया जाए, इसमें यह बड़े बुद्धिमान और बड़े ऊंचे तबके के लोगों की साजिश थी भाई साहब। इसको आप लोग समझ नहीं रहे हैं। उसको आप जब तमिलनाडु के डीजीपी और आरजेडी से और तेजस्वी यादव का संबंध, तेजस्वी यादव का तमिलनाडु जाना, वहाँ के मुख्यमंत्री के बर्थडे पे केक काटना, उस समय वहाँ कौन कौन था? उस समय वहाँ डीजीपी होते हैं या साहब, वह मिलने आते हैं, वहाँ गोपनीय मीटिंग होती है, वहीं सारी तैयारी होती है, और उसके बाद से सारा स्क्रिप्ट पढ़ा जाता है। यह एक प्लान के तहत तमिलनाडु में बैठे हुए सारे लोग रणनीति बना के इस योजना को करते हैं कि मजबूर होकर जिस तरह से जाल फेंका जाता है मछली को फंसाने के लिए, जाल फेंका जाता है चिड़िया को फंसाने के लिए, जाल फेंका जाता है शेर को फंसाने के लिए, तो यह जाल फेंक के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री, यह पूरा एक प्लानिंग बनती है बड़े लोगों की, इसलिए कि बिहार के समीकरण को तोड़ दे रहे थे। जो रणनीति थी, जो इस समय 2024 की रणनीति बनाई जा रही है, जो घूम घूम के उस रणनीति में सबसे बड़े, अगर कोई कील समझिए, एक तरह से रोड़ा जिसको कहते हैं अपने देहाती भाषा में, वह मनीष कश्यप रोड़ा बन के बैठे थे, बने हुए थे, इसलिए कि वह धीरे धीरे जिस समीकरण, जो जातिवाद के नाम पे अब तक ये लोग रोटी सेकते आए हैं, जो गरीबों को गरीब रहने देना, मजबूरी और अपने परिवार के लिए सब कुछ करना, जो बिहार के लोगों को पलायित करने के लिए मजबूर करना, बाहर जाके काम उनसे करवाना, और वही आपस में लड़ाते रहो जाति के नाम पे और अपनी रोटी सेकते रहो। यह इस पे जब कुठाराघात लगातार जो मनीष कश्यप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से
और इतने लंबे फैन फॉलोइंग के माध्यम से जो लगातार कुठाराघात कर रहे थे, उससे घबराई हुई बिहार सरकार रणनीति बनाती है कि अगर हम इस तरह का बिहार में करेंगे तो हो सकता है इसका रिएक्शन कुछ उल्टा हो, इसलिए अपना टोपी उतार के तमिलनाडु में यह माध्यम बनते हैं डीजीपी और रिश्ता बनाया जाता है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से और सारा स्क्रिप्ट रचा जाता है और इस आधार पर यह सब कुछ किया जा रहा है। जांच करा लीजिए, हो सकता है मुझे भी एनएसए और तमाम धारा लगा के वंचित कर लिया जाए, लेकिन जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर कोई बात तमिलनाडु का मुख्यमंत्री आरजेडी में आके शामिल होता है, उनके रिटायरमेंट का टाइम बताइए, क्या आधार है? तमिलनाडु सरकार तो करवाने से रही, लेकिन आपके नीतीश कुमार जी, आप तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बहुत ईमानदार और बहुत सच्चरित्र बताए जाते हैं, तो काहे नहीं इस पर जांच करा ले रहे हैं? कराइए बढ़िया से जांच कि भैया आरजेडी से तमिलनाडु के इस डीजीपी से क्या रिश्ता है, क्या संबंध है? आके अचानक यह सारे घटनाक्रम हो जाता है, जब वो गिरफ्तार हो जाता है उसके ऊपर एनएसए लग जाता है, सब कुछ हो जाता है, हो जाने के बाद ही क्यों गिरफ्तारी आके और डीजीपी यहाँ शामिल होते हैं? कब यह समझौता किया गया? उनको टिकट कहाँ से दिया जा रहा है? कब यह स्क्रिप्ट रचा गया? इसलिए भाइयों एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अब तैयारी लंबी है। हमें मनीष भाई के जो सोशल मीडिया के हैंडल हैं उसको आप लोगों को लगातार मजबूत करते रहना पड़ेगा, उसको शेयर करते रहना पड़ेगा। जो उनके इनकम के रिसोर्स थे सच तक न्यूज़ से, जितने उनके न्यूज़ चैनल है उसको आप लोग लगातार फॉलो करिए। फॉलो करेंगे तो उनका इनकम आप रिसोर्स जो ये खाता बंद कर दिए हैं उस खाता में पैसा आता रहेगा। और खाता में देखिए सबसे जड़ होता है पैसा, इसीलिए बिहार की सरकार सबसे पहले अगर कुछ बंद किया तो खाता बंद किया कि खाता बंद कर देंगे तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी यह बनती है कि सबसे पहले बिहार में जो उनके फॉलोअर हैं वह उनको फॉलो करते रहें, उनके वीडियो जो भी आ रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सोशल मीडिया पे उनको आर्थिक मदद मिलती रहे। कुछ करना नहीं है, आपको उनके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है और सुनने के साथ हम जैसे लोगों को अगर आप लोग हेल्प करेंगे तो हम प्रयास करेंगे कि उनको लोकसभा का चुनाव हम अपने फंड से उनके बगहा से या मोतिहारी से किसी एक लोकसभा में हम अपने तरफ से ले जाके पर्चा भरवाएं और उनको अगर तमिलनाडु सरकार नहीं छोड़ती है तो हम जेल से ही उनको चुनाव लड़वाएं, ताकि पता तो चले कि बिहार की आम जनता में ताकत कितनी है, क्षमता कितनी है, बिहार की सरकार, बिहार की जनता कर क्या सकती है, यह सोशल मीडिया की ताकत कितनी है, यह हमको दिखाना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में मनीष कश्यप को हम जेल से ही चुनाव लड़ाएंगे, इसकी तैयारी हम लोगों की चल रही है और इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप हमारे वीडियो सहित सच तक न्यूज़ के जितने वीडियोज हैं उसको आगे बढ़ाते रहिए ताकि अब भविष्य की जो लड़ाई है उसको हम लोग लड़ सकें। अभी फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा कि तमिलनाडु सरकार ने पूरा शिकंजा कस दिया है, अभी फिलहाल कोई राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। जो नया डेवलपमेंट होगा उसको हम आपको आपके बीच में लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।